नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। न्यूज 360 में सबसे पहले खबर दिल्ली से। सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इन लोगों को 50 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। पिछले साल राजेंद्र कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर सीबीआई ने दिल्ली सेक्रेटरीट में भी छापेमारी की थी। एफआईआर के मुताबिक राजेंद्र कुमार ने 2007 में एंडेवर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी शुरू की थी। आरोप है कि राजेंद्र कुमार ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कंपनी को 9 करोड़ 50 लाख रुपए का ठेका दिलाने में मदद की थी। तो बड़ी खबर है, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार सहित 5 लोगों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। इन पर 50 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के मामला है, जिसके चलते सीबीआई ने इन्हें गिरफ्तार किया है। कुछ दिन पहले राजेंद्र कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर सीबीआई ने दिल्ली सेक्रेटरीट में छापेमारी की थी और उनके घर पर भी छापेमारी हुई थी। आज वरिष्ठ लोक सेवक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, एक अन्य कर्मी, दिल्ली सरकार, दिल्ली की प्राइवेट कंपनी के 2 तत्कालीन निदेशकों एवं एक प्राइवेट व्यक्ति सहित 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। उक्त वरिष्ठ लोक सेवक एवं अन्यों पर घूसखोरी एवं आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग कर दिल्ली सरकार के ठेकों को आवंटित करने में दिल्ली की प्राइवेट कंपनी का पक्ष लेने का आरोप है। गिरफ्तार आरोपी व्यक्तियों को दिल्ली की नामित अदालत में कल पेश किया जाएगा। आगे की जांच जारी है। पिछले 23 साल के इतिहास में कभी भी केंद्र सरकार कभी भी इतनी घटिया हरकतों पर नहीं उतरी, कभी भी इतने निचले स्तर पर नहीं उतरी जितना निचले स्तर पर अभी वर्तमान केंद्र की सरकार उतर के आ गई है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी संतोष जुड़ चुके हैं। संतोष, क्या जानकारी है? राजेंद्र कुमार सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ सीबीआई का कहना है और इसके अलावा क्या कुछ कहा जा रहा है और आपकी जानकारी क्या आपके पास? देखिए, राजेंद्र कुमार समेत जो 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, इनके ऊपर सिर्फ जो पहले एफआईआर थी, उस एफआईआर में 9.5 करोड़ रुपए के ठेके में धांधली का आरोप था, रिश्वतखोरी का आरोप था। लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो ये जो रकम है ये 50 करोड़ तक जाके पहुंची है और इसकी शुरुआत 2006 से हुई थी, जब राजेंद्र कुमार ने अपने एक स्कूल के दोस्त के साथ मिलकर एक कंपनी बनाई थी और उस कंपनी के किंगपिन के रूप में राजेंद्र कुमार थे, ऐसा सीबीआई का कहना है। तो उसके बाद फिर ये उसी कंपनी को ठेके लगातार मिलते रहे। राजेंद्र कुमार कई डिपार्टमेंट में गए, सबसे पहले ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे, उसके बाद ये हेल्थ डिपार्टमेंट में गए और उसके बाद फिर ये वैट डिपार्टमेंट में गए, अर्बन डेवलपमेंट में गए और उसके बाद फिर जल आयोग में गए। तो कुल मिलाकर हर जगह पर उसी कंपनी को ठेका मिलता रहा। मॉडस ऑपरेंडी जो था इनका वैसा ही था। तो इस पर सीबीआई ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनमें से अशोक कुमार एक प्राइवेट पर्सन भी हैं, साथ में जो नाम है उनमें संदीप कुमार हैं। संदीप कुमार के साथ तरुण शर्मा जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं अभी वर्तमान में सीएम सेक्रेटेरिएट से। हालांकि इनका सीएम सेक्रेटेरिएट से इनका कोई आरोप अभी इस पर नहीं है, लेकिन जो आरोप हैं वो पहले के इनके ऊपर हैं। तो इनको गिरफ्तार किया है। उसके बाद अशोक कुमार को गिरफ्तार किया है, दिनेश कुमार गुप्ता को गिरफ्तार किया है और सब में जो मॉडस ऑपरेंडाई है वो एक ही है और लगभग अब जो रकम है वो ठेकों की वो 50 करोड़ तक जाके पहुंची है। अब देखना होगा कल जब कोर्ट में सीबीआई इसको पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करती है, उस समय और क्या क्या जानकारी निकलकर सामने आती है, क्योंकि अभी भी पूछताछ इन लोगों से की जा रही है। हाँ, लेकिन संतोष, एक छोटा सा सवाल यहाँ पर और बनता है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने सीधे केंद्र सरकार पर आरोप लगा दिया है, इससे पहले भी जब छापेमारी हुई थी पिछले साल तब भी हमने यही देखा था, इस पूरे मुद्दे को राजनीति का रंग देने की कोशिश भी की जा रही है। जी हाँ, देखिए, राजनीतिक पार्टी है तो राजनीति जरूर करेंगे, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सामने आए और जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं वो उतना मुनासिब नहीं दिख रहा है। ठीक, क्योंकि जो आरोप हैं वो 2006 से हैं और उस समय दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी। 2014 के जब इनकी सरकार आई उस वक्त के कुछ आरोप हैं, जबकि पहले के ही ज़्यादा से ज़्यादा आरोप जो हैं वो उस समय की सरकार के ऊपर हैं। तो ऐसे में इनको पॉलिटिक्स से उठे हुए एक करप्शन का केस को के रूप में देखा जाना चाहिए और जिसको कि सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है। और सीबीआई का भी ये कहना है कि 2006 से इन्होंने करप्शन का ये काम शुरू किया और अब तक इनका बरकरार था। शुक्रिया संतोष आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं तो इस खबर पर तो हम आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर में रिकवरी के संकेत दिख रहे हैं। रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म नाइट फ्रैंक की पहली छमाही की रिपोर्ट के मुताबिक देश के 8 में से 6 बड़े शहरों में रियल एस्टेट मार्केट में सुधार दिख रहा है।
सबसे अच्छी रिकवरी मुंबई, बेंगलुरु और अहमदाबाद के मार्केट में है। हालांकि दिल्ली एनसीआर के मार्केट में अब भी रिकवरी नहीं दिख रही है। देश के 8 बड़े शहरों में जनवरी से जून के बीच नए प्रोजेक्ट लॉन्च में 9% की कमी आई है, जबकि दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा नए प्रोजेक्ट लॉन्च में 41% गिरावट दर्ज की गई है। चेन्नई और पुणे के मार्केट में भी नए लॉन्च घटे हैं, जबकि मुंबई के मार्केट में नए प्रोजेक्ट लॉन्च में 29% की बढ़ोतरी रही है। रिपोर्ट में शामिल सभी 8 शहरों में बिना बिके मकानों की संख्या भी 7,10,000 यूनिट से घटकर 6,60,000 यूनिट रह गई है। बैंगलोर और पुणे ये दोनों छोड़ के बाकी जो सिटीज है इसमें थोड़ा स्लो डाउन था एक साल पहले। अभी जो हम देख रहे हैं कि 2 सिटी मेनली मेजर नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर दिल्ली और चेन्नई, ये दो छोड़ के बाकी सब में पॉजिटिव ग्रोथ आ गई। मुश्किल से 1 साल हुआ है, पिछले 2 रिजल्ट्स में हमने रिकवरी देखी है, तो अभी तो काफ़ी वक्त बाकी है ये कहने के लिए कि बहुत अच्छी रिकवरी है, लेकिन फिर भी रिकवरी है। और इसके जो 2-3 मेजर कारण ये हैं कि पहली चीज़ तो ये कि जो एक सेंटिमेंट बिल्डअप हुआ है रेरा को लेके, अब लोगों को लगने लगा है कि जो डेवलपर्स अब तक हमारा जो एक्सप्लॉयटेशन वगैरह चलता था वो अब रेरा के चलते अब वो मुमकिन नहीं है, हमें अच्छी डील मिलेगी। तो एक बहुत अच्छा सेंटिमेंट बिल्डअप उसके कारण तकरीबन हर मार्केट में बन रहा है और लोगों का कॉन्फिडेंस मार्केट में दोबारा बनता दिखाई दे रहा है। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ नाइट फ्रैंक के हेड ऑफ रिसर्च डॉक्टर सामंतक दास जुड़े हुए। मिस्टर दास, स्वागत है जी बिजनेस पर। आपकी रिपोर्ट के मुताबिक कमर्शियल रियल एस्टेट में भी रिकवरी दिखी है। कौन से शहर में सबसे ज्यादा बेहतर प्रदर्शन रहा है सर? देखिए, कमर्शियल जो रियल एस्टेट है ये पिछले 1.5-2 साल से ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसका कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी जब से सॉलिड फुटहोल्ड में आ गया तब से ये चालू हो गया था। हाँ, ये जो जैन टू जून जो 2016 फर्स्ट हाफ है, इसमें शहर जैसे बैंगलोर और आपका मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, ये जो दोनों जगह में बहुत अच्छा ग्रोथ दिखा। तो ये जो है ये बहुत अच्छा है, क्योंकि मुंबई में जो दिखाया वो है आपका मैन्युफैक्चरिंग, ITITS, उसमें भी अच्छा ग्रोथ दिखाया। डेफिनेटली BFSI और कंसल्टिंग जो है उसमें भी ग्रोथ, लेकिन जो ग्रोथ हाईएस्ट ग्रोथ है वो ITITS मैन्युफैक्चरिंग में है। तो इस हिसाब से मेरे ख्याल से ये मोमेंटम जो चालू हुआ था 2015 में, एंटायर 2015 में, वो मोमेंटम जारी है। ओके मिस्टर सामंतक, लेकिन आपके मुताबिक जैसा कि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अब रियल एस्टेट मार्केट में प्राइस करेक्शन की गुंजाइश नहीं है, ऐसा क्यों लगता है आपको? देखिए, अगर आप रेसिडेंशियल का बात करेंगे तो डेफिनेटली ऑफिस मार्केट अच्छा काम करेगा पैन इंडिया में, तो रेसिडेंशियल के ऊपर एक पॉजिटिव सेंटीमेंट आ जाता है। और रेसिडेंशियल सिटीज जो है 8 सिटी जो हम एनालाइज करते हैं, उसमें हम 1 साल पहले देखा था कि बैंगलोर और पुणे ये दोनों छोड़ के बाकी जो सिटीज है इसमें थोड़ा स्लो डाउन था एक साल पहले। अभी जो हम देख रहे हैं कि 2 सिटी मेनली मेजर नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर दिल्ली और चेन्नई, ये दो छोड़ के बाकी सब में पॉजिटिव ग्रोथ आ गया। तो ये बहुत अच्छा एक सिग्नल है फॉर द रेसिडेंशियल मार्केट। मेरे ख्याल से ये पिछले 4-5 साल का अगर आप एनालिसिस करेंगे तो फर्स्ट हाफ का बहुत अच्छा ग्रोथ का स्टोरी है इसमें। और हमारा ये कहना है कि ये जो ग्रोथ है ये ग्रोथ विल कंटिन्यू, जो आगे जाके 6 महीने में भी इसका मोमेंटम रहेगा रेसिडेंशियल मार्केट में। और प्राइस का जो आप बात कर रहे हो, प्राइस में एक ये है कि हमने देखा कि ये जो 8 सिटी है इसमें अगर आप 2013 से देखेंगे तो ऑल द सिटी प्राइसेस एक्सेप्ट बैंगलोर, ये सब सिटीज में प्राइसेस बिलो द इन्फ्लेशन ग्रोथ। इसका मतलब क्या है? अगर आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइस देखेंगे तो इसमें ग्रोथ नेगेटिव है। तो जो हम टाइम करेक्शन बोलते हैं वो टाइम करेक्शन ऑलरेडी हैपन। अगर आप स्पेसिफिक मुंबई का भी बात करेंगे जिसमें प्राइस बहुत ज्यादा होता है, इसमें भी हमने देखा लास्ट 12 मंथ्स में जो प्राइस है ये बिल्कुल स्टैग्नेटेड है, नॉमिनल प्राइस स्टैग्नेटेड है और इन्फ्लेशन एडजस्टेड प्राइस नेगेटिव ग्रोथ है। ओके, थैंक यू वेरी मच सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर सामंतक दास, हेड ऑफ रिसर्च नाइट फ्रैंक के हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो कि कह रहे हैं कि पॉजिटिव सेंटीमेंट अब बिल्ड होता दिख रहा रियल एस्टेट मार्केट में, और दिल्ली एनसीआर छोड़ दें तो हर जगह कहीं ना कहीं अब स्लो डाउन से बाहर मार्केट निकलता दिख रहा है रियल एस्टेट का। वैसे महाराष्ट्र में ग्राहकों से धोखाधड़ी करने वाले बिल्डर्स की अब खैर नहीं। राज्य पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी थानों को निर्देश दिया गया है कि वो बिल्डर्स के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों को गंभीरता से ले। सभी पुलिस थानों को निर्देश दिया गया है कि वो बिल्डर्स के प्रोजेक्ट में खामियां पाए जाने पर कोई रियायत नहीं बरते।
महाराष्ट्र में बिल्डर्स की गड़बड़ी पर पुलिस अब तेजी से कार्रवाई करेगी। महाराष्ट्र पुलिस मुख्यालय की ओर से इस बारे में राज्य के सभी थानों और बड़े अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। सभी थानों को निर्देश है कि वो फ्लैट की तय मियाद पर डिलीवरी न मिलने पर, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के बिना प्रॉपर्टी का पोजेशन देने पर, बिना इजाजत या फिर अवैध कंस्ट्रक्शन करने पर शिकायत मिले तो केस दर्ज करें। ग्राहकों से फ्लैट के बदले 20% रकम लेने पर रजिस्ट्रेशन न करने और प्रोजेक्ट का पैसा किसी और खाते में रखने पर कार्रवाई करें। देखिए, पहले तो अगर आप आइडियल सिचुएशन मानेंगे तो डेवलपर्स जो प्रॉमिस किया है वो तो डेवलपर्स की तरफ से रखना चाहिए प्रॉमिस। अगर वो प्रॉमिस में कुछ गड़बड़ है तो डेफिनेटली डेवलपर्स को जाके उसके अगेंस्ट डेफिनेटली आप लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। बिल्डर्स की कई और कारगुजारियों के खिलाफ भी अब पुलिस में केस दर्ज कराना आसान होगा। जैसे फ्लैट्स की बिक्री के 4 महीने के भीतर बिल्डर हाउसिंग सोसाइटी बनाने की अर्जी न दे तो पुलिस में केस किया जा सकता है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के 4 महीने में कन्वेंस यानी प्रोजेक्ट की जमीन का मालिकाना हक सोसाइटी को न देने पर भी बिल्डर पर केस किया जा सकेगा। पुलिस मुख्यालय को शिकायतें मिल रही थी कि थानों पर बिल्डर्स के खिलाफ मामलों की लिखापढ़ी में अक्सर टालमटोल होती है। मौजूदा कानूनों के तहत ही पुलिस में अलग अलग शिकायतों में बिल्डर्स को 5, 3 और 1 साल तक सजा दिला सकती है। अनुभव ये होता है कि जब भी कोई ग्राहक पुलिस स्टेशन जाता है तो पुलिस उसको सुनने की बिल्कुल चेष्टा नहीं करती है, उसको वहां से निकाला जाता है और बिल्डर के खिलाफ अगर वो बोलने गया तो मानो कि उसने बहुत कोई बड़ा गुनाह किया है, इस तरह से उसके साथ बर्ताव किया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी नए कानून के तहत बिल्डर्स पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है, बल्कि पहले से ही मौजूद महाराष्ट्र ओनरशिप ऑफ फ्लैट्स एक्ट और महाराष्ट्र रीजनल टाउन प्लानिंग एक्ट के तहत पुलिस अधिकारियों को कार्रवाई करने की हिदायत दी गई है। अनुराग शाह के साथ सिल्की सिंह, जी मीडिया, मुंबई। उधर L&T इन्फोटेक का आईपीओ 11 जुलाई को खुलकर 13 जुलाई को बंद होगा। कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड 705 से 710 रुपए तय किया है। रिटेल निवेशकों को आईपीओ में 10 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। कंपनी 10% हिस्सा बेचने के लिए 1 करोड़ 75 लाख शेयर जारी करेगी और इसके जरिए 1200 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। कंपनी ने कहा है कि उसका यूके में कोई एक्सपोजर नहीं है। आईपीओ के बाद कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 94% से घटकर 84% रह जाएगी। एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान यानी ESOP जारी करने के बाद प्रमोटर्स की हिस्सेदारी और घटकर 81% रह जाएगी। L&T इन्फोटेक का कहना है कि उसके पास फॉर्च्यून 500 कंपनियों के 49 ग्राहक हैं। 2015-16 में कंपनी का मुनाफा 922 करोड़ रुपए रहा था। उधर L&T इन्फोटेक के आईपीओ के बारे में L&T के ग्रुप एग्जीक्यूटिव चेयरमैन AM नाइक से खास बातचीत की हमारे संवाददाता तरुण शर्मा ने। L&T इन्फोटेक पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के ग्रुप चेयरमैन मिस्टर AM नाइक और उनकी टीम। सर, काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस पे आप ये आईपीओ लेकर आ रहे हैं, क्या रीज़न है? क्योंकि जो पी है वो काफ़ी कम है, 12.5 पी के आसपास है, इंडस्ट्री का पी 17-18 है, लेकिन जो आपने प्राइसिंग रखा है वो 700 के आसपास रखा है। तो प्राइसिंग कम रखने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? नहीं, पहले तो मैं ये आपकी बात मानता नहीं हूँ कि 17-18 मल्टीपल सब कंपनी का है। इवन जो टायर 1 कंपनी है उसमें से 2 से 3 का मल्टीपल 15 है। सो ऐसा नहीं है कि सबका 17-18 है, खाली 2 कंपनी का 16 से ज़्यादा है, राइट, से 17 2 कंपनी का। सो इफ़ यू सी, आप अगर देखें तो इतना प्राइस कम में जा रहा है ऐसा भी नहीं है। रीजनेबल प्राइस हमें छोड़नी चाहिए मार्केट के लिए, शेयर होल्डर के लिए, जो L&T ग्रुप में आज तक इतना विश्वास करती आ रही है। L&T ग्रुप का जो एक ब्रांड है वो शेयर होल्डर ने भी बनाया हुआ है, क्योंकि वो हमेशा L&T का नाम आएगा तो बोलेगा पैसा कभी जाएगा नहीं, कुछ भी तो कमाएंगे। ये सोच को देखते हुए हमने सोचा कि इसकी प्राइस थोड़ी कम रखें, उससे कोई ज़्यादा फर्क हमें पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 90% तो हमारे हाथ में है। जो भी हम कर रहे हैं वो तो 10% के लिए कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो। लेकिन आप बोलते हैं कम है तो ठीक है, अट्रैक्टिव है, लेकिन ये जो हम अट्रैक्शन दे रहे हैं शेयर होल्डर को, वो उससे ज़्यादा हमें बेनिफिट होगा इसको पब्लिक लेके, क्योंकि वो जो ऑटोनॉमी उनको मिलेगी, जो ऑपरेशन एक्सेलेंस मिलेगी। आपको पता है नंबर 1 कंपनी ऑफ इंडिया 2006 में ही गई थी पब्लिक। वो टाइम बहुत छोटी कंपनी थी, उससे आज 10 गुना बड़ी है, राइट। तो ये प्लेटफॉर्म हमने ग्रोथ के लिए तैयार किया हुआ है। उसमें प्राइस 700 हो 750 हो वो एक गौण चीज़ है।
इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि 90% का तो हमें भाव मिलना ही है, लेकिन 10% में हमें जो गुडविल मिलेगी, प्राइस ऊपर जाएगी मार्केट के बाद, राइट, उससे L&T का ब्रांड और बढ़ेगा। सर, यूरोप से एक बड़ा मार्केट है L&T इन्फोटेक का। सर, ब्रेक्जिट के बाद कितना असर आप उसमें देख रहे हैं, या आपको लग रहा है एक अपॉर्चुनिटी है जिसको आप आगे आने वाले समय में अवेल करेंगे? हमारा प्रेजेंस यूके में बहुत कम है, सबसे कम है, सो इसलिए वो ये बाजू रहे क्या भी करे उसका असर हम पर जरा भी नहीं है। लेकिन अगर हमारा मैनेजमेंट एकदम स्ट्रांग कर दें हम यूरोप में, विच इंक्लूड्स लंदन आई मीन यूके, तो यूके के ऊपर भी हम ज़्यादा ध्यान रखें, तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि उसका तो इम्पैक्ट कुछ पड़ने वाला नहीं है, लेकिन विथ इम्प्रूव्ड ऑफरिंग, सबसे बढ़िया सॉल्यूशन एंड टॉप मैनेजमेंट, हमने बोला है कि 17.5 जो अभी मार्केट है हमारा परसेंटेज, वो 25 तक जा सकता है। तो ब्रेक्सिट का हमको कुछ इतना असर नहीं है। उधर जेपी एसोसिएट्स की अल्ट्राटेक के साथ डील अगले 9 से 12 महीने में पूरी होने की उम्मीद है। जेपी एसोसिएट्स ने अपना सीमेंट कारोबार अल्ट्राटेक को 16,190 करोड़ रुपए में बेचा था। जेपी एसोसिएट्स की ग्राइंडिंग यूनिट के लिए अल्ट्राटेक 500 करोड़ रुपए देगी। उधर सरकार आईडीबीआई बैंक में अपनी हिस्सेदारी घटाकर 60% कर सकती है। फिलहाल आईडीबीआई बैंक में सरकार की 74% हिस्सेदारी है। सरकार अपनी हिस्सेदारी QIP रूट के जरिए बेचेगी और सितंबर तक ये प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। हिस्सा बिक्री के लिए आईडीबीआई बैंक की IFC, ADB, टीमैसेक, GIC और अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी से बातचीत चल रही है। QIP का साइज करीब 3700 करोड़ रुपए तक हो सकता है। अलग अलग रूट से बैंक की कुल 8,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। बजट में सरकार ने PSU बैंकों में हिस्सेदारी घटाकर 50% तक लाने का लक्ष्य रखा है। उधर ई-कॉमर्स कंपनी स्नैपडील ने ऑनलाइन सर्विस सेगमेंट में एंट्री की घोषणा की है। अब आप स्नैपडील पर फ्लाइट की टिकट बुक कराने के साथ ही बस की टिकट भी बुक करा पाएंगे। इसके अलावा होटल रिजर्वेशन और ऑनलाइन फूड भी ऑर्डर कर सकते हैं। स्नैपडील इस सेगमेंट में कदम रखने वाली पहली मार्केटप्लेस कंपनी बन गई है। कंपनी के को-फाउंडर रोहित बंसल के मुताबिक 2020 तक ऑनलाइन सर्विस इंडस्ट्री 10,000 करोड़ डॉलर की हो जाएगी। उन्होंने कहा कि स्नैपडील ग्राहकों की हर जरूरत को पूरा करने की दिशा में काम कर रही है। स्नैपडील ने सर्विस के लिए जोमैटो, क्लियर ट्रिप, अर्बन क्लैप और रेड बस से करार किया है। तो मोदी कैबिनेट का कल विस्तार होने जा रहा है। नए मंत्रियों के नामों पर मुहर लग चुकी है। कल सुबह 11 बजे नए नामों का ऐलान किया जाएगा। इस बीच आज पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने अपने घर पर संभावित मंत्रियों से मुलाकात की। संभावित मंत्रियों में SS अहलूवालिया, अनुप्रिया पटेल और अनिल माधव दवे अमित शाह के घर पहुंचे। इसके अलावा फगन सिंह कुलस्ते, विजय गोयल, MJ अकबर भी शाह के घर उनसे मिलने गए। सूत्रों की माने तो 10 से 12 सांसदों को मंत्री बनाया जा सकता है, जिनमें 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जातीय समीकरण का भी पूरा ख्याल रखा गया है। लंबे वक्त से मोदी कैबिनेट में विस्तार के कयास लग रहे हैं। इसे लेकर पिछले हफ्ते ही मोदी और शाह के बीच 5 घंटे की मैराथन बैठक भी हुई थी और इसके अलावा खुद PM मोदी ने अपने मंत्रियों के साथ बैठक कर उनका रिपोर्ट कार्ड मांगा था। इसी आधार पर अब कैबिनेट में फेरबदल होगा। कईयों की कुर्सियां जाएंगी तो कई का कुछ का प्रमोशन भी हो सकता है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि कौन से वो नए चेहरे हैं जिनके नामों पर केंद्रीय कैबिनेट में मुहर लग सकती है या जिन्हें केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिल सकती है। तो पहला नाम है अनुप्रिया पटेल का। अपना दल की सांसद है, मिर्जापुर से, उत्तर प्रदेश की। इनको कैबिनेट में जगह मिल सकती है। दूसरा नाम यूपी से राघव लखनपाल, सहारनपुर के MP है। इनको भी जगह मिल सकती है कैबिनेट में। श्याम चरण गुप्ता MP हैं इलाहाबाद से, इनको भी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। महाराष्ट्र से आते हैं विनय सहस्त्रबुद्धे, काफी वरिष्ठ नेता है बीजेपी के, राज्यसभा सांसद हैं। इनको शामिल किया जा सकता है कैबिनेट में। शिवसेना कोटे से अनिल देसाई को जगह दी जा सकती है। रामदास अठावले RPI के अध्यक्ष सांसद, इनको जगह मिल सकती है। ओम माथुर, काफी जाना पहचाना नाम बीजेपी का, राज्यसभा सांसद, इनको जगह मिल सकती है। बीकानेर के सांसद अर्जुन मेघवाल को जगह मिल सकती है कैबिनेट में। पुरुषोत्तम भाई रूपाला बीजेपी से गुजरात के नेता हैं, इनको जगह मिल सकती है। SS अहलूवालिया दार्जिलिंग के सांसद हैं, इनको जगह मिल सकती है। अजय टम्टा अल्मोड़ा के सांसद हैं, इनको जगह मिल सकती है। और इसके अलावा रमन डेका हैं जो कि असम के सांसद हैं, इनको जगह मिल सकती है कैबिनेट में। इसके अलावा किसकी छुट्टी हो सकती है? तो रामशंकर कठेरिया की छुट्टी हो सकती है, क्योंकि काफी विवादों में रहे पिछले कुछ दिनों। निहाल चंद मेघवाल पर भी काफी आरोप लगे हैं। MOS फर्टिलाइजर है, इनकी छुट्टी हो सकती है। विजय सापला को पंजाब का प्रभारी बनाया गया है, इसलिए इनको मंत्री पद से मुक्त किया जा सकता है।
गिरिराज सिंह की छुट्टी हो सकती है, ये भी काफी विवादों में रहे। नजमा हेपतुल्ला की उम्र काफी ज्यादा है, इसलिए भी इनको कैबिनेट मंत्री के पद से या मंत्री के पद से हटाया जा सकता है। कुछ लोगों का प्रमोशन, जैसे मुख्तार अब्बास नकवी और संजीव बालियान का प्रमोशन भी हो सकता है। हालांकि कल फाइनल लिस्ट आएगी 11 बजे सुबह, तो हम आपको पूरी रिपोर्ट करेंगे।